दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। आरजेडी की अहम बैठक। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के हालिया पार्टी से निष्कासन के बाद पहली बार पार्टी की अहम बैठक की। यह बैठक पटना स्थित राबड़ी आवास पर आयोजित की गई, जिसमें कई वरिष्ठ पदाधिकारी और रणनीतिकार भी मौजूद रहे। बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि तेज प्रताप के निष्कासन के बाद खाली हुए पद को जल्द भरा जाएगा ताकि संगठनात्मक कामकाज प्रभावित न हो। 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। स्थापना दिवस पर पार्टी शक्ति प्रदर्शन और संघर्ष की नई लकीर की घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और बूथ स्तर तक पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दिया। तेज प्रताप यादव के निष्कासन को लेकर पार्टी में आंतरिक विवाद और असंतोष की चर्चाएं पहले से ही तेज हैं। हालांकि बैठक में तेज प्रताप का कोई जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया, लेकिन इस घटनाक्रम की छाया बैठक पर साफ देखी गई। यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी खुद को एकजुट और अनुशासित दिखाने की कोशिश कर रही है। एनडीए की रणनीति, दूध और मखाना फॉर्मूला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अपनी सामाजिक और चुनावी रणनीति को नए प्रतीकों के साथ जनता के सामने रखा है। इसे दूध और मखाना फॉर्मूला कहा जा रहा है, जो यादव समुदाय और मिथिलांचल को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए की रणनीति के प्रमुख बिंदु: दूध का प्रतीक यादव समुदाय को संदर्भित करता है, जो पारंपरिक रूप से दुग्ध व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और जिनका झुकाव आमतौर पर आरजेडी की ओर रहा है। एनडीए इस बार यादव वोटों में सेंधमारी की योजना बना रहा है। मखाना का प्रतीक मिथिलांचल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और उत्पादकता से जुड़ा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन इस क्षेत्र को साध कर कोसी, दरभंगा और मधुबनी जिलों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। नीतीश कुमार को मैदान में मोर्चा संभालने वाला यानी बैट्समैन बताया गया है, जो जनता के बीच जाएंगे, योजनाएं गिनाएंगे, संवाद करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को फील्डिंग की तरह प्रस्तुत किया गया है, यानी वे बड़ी रैलियों, आखिरी दौर की प्रचार लहर और राष्ट्रीय एजेंडे को संभालेंगे। यह प्रतीकात्मक फॉर्मूला सामाजिक संतुलन और गठबंधन के सामूहिक चेहरे को सामने रखने की कोशिश है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक यह रणनीति भावनात्मक जुड़ाव प्लस प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड को मिलाकर मतदाता मन पर असर डालने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह देखा जाना बाकी है कि आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस प्रतीकात्मक राजनीति के जवाब में क्या रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि एनडीए इस बार बिहार में क्लास प्लस कास्ट समीकरण को एक नई भाषा में परोसने की तैयारी में है। पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जाएगा। बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि अदालत में समय पर पेश नहीं होने वाले पुलिसकर्मियों, खासकर सरकारी गवाह बनने से बचने वालों की तनख्वाह रोकी जाएगी। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू। अब से गवाह बनने वाले पुलिसकर्मियों की अदालत में उपस्थिति को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म कोर्ट समन, उपस्थिति और अनुपस्थिति जैसी सूचनाएं रियल टाइम में दर्ज करेगा। तनख्वाह रोकने का आदेश। जो पुलिसकर्मी बिना उचित कारण के कोर्ट में अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनकी वेतन निकासी पर रोक लगाई जाएगी। इससे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर अंकुश लगेगा और मामलों में न्याय में तेजी आएगी। न्यायिक मामलों में देरी पर चिंता। डीजीपी ने कहा कि कई आपराधिक मामलों में पुलिसकर्मियों की गवाही के अभाव में आरोपी छूट जाते हैं या केस वर्षों तक लंबित रहते हैं। यह जनता के न्याय के अधिकार पर सीधा प्रभाव डालता है। बिहार में कई बड़े आपराधिक मामलों में न्यायिक देरी के लिए सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति को जिम्मेदार माना गया है। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पीएम मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के अंत में बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे 10,000 रुपए करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरे को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े विकासात्मक और राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। गृह निर्माण और शहरी विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए के तहत हजारों नए घरों की नींव रखेंगे, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवासीय संकट दूर करने की कोशिश होगी। बिजली और सीवरेज व्यवस्था।
राज्य के कई शहरों में सीवरेज नेटवर्क के आधुनिकीकरण और 24/7 बिजली आपूर्ति की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, खासकर पटना, गया और भागलपुर जैसे इलाकों में। वंदे भारत ट्रेन सेवा। बिहार को नई वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है, जो राज्य के एक प्रमुख शहर को राजधानी दिल्ली या हावड़ा से जोड़ेगी। इससे यात्रा में समय की बचत और सुविधा दोनों होगी। स्मार्ट सिटी और डिजिटल गवर्नेंस। मोदी इस यात्रा के दौरान कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट सिटी मिशन के अधीन कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे, जो शहरी प्रबंधन में पारदर्शिता और तेजी लाने में मदद करेंगे। यह दौरा एनडीए के विकास बनाम वंशवाद नैरेटिव को मजबूती देने के लिए अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और मोदी की साझा रैली भी आयोजित की जा सकती है, जो गठबंधन की एकजुटता का संदेश देगी। चुनावी मौसम में यह विकास यात्रा एक तरफ केंद्र राज्य समन्वय को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक वर्गों को साधने और वोटरों को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा भी है। AIIMS की पट्टी। बिहार में दूसरा केंद्र कहाँ बनेगा? बिहार को मिलने वाले दूसरे AIIMS अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थान को लेकर दरभंगा और सहरसा के बीच जोरदार खींचतान जारी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह फैसला न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिष्ठा और संसाधन वितरण से भी। कहाँ है प्रतिस्पर्धा? दरभंगा। दावेदारी की ताकत। ऐतिहासिक मेडिकल संस्थान दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH पहले से मौजूद है। केंद्र और राज्य सरकार से पहले भी कई प्रस्ताव AIIMS अपग्रेड के लिए भेजे जा चुके हैं। मिथिला क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधि जैसे सांसद गोड्डा और दरभंगा लगातार पैरवी में जुटे हैं। सहरसा। कोसी क्षेत्र की उपेक्षा का तर्क। सहरसा व आसपास के जिले मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। बाढ़ प्रभावित और पिछड़े क्षेत्र को AIIMS जैसे संस्थान से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की उम्मीद है। पटना AIIMS का विस्तार। पटना में स्थित पहले AIIMS का दूसरा चरण जून 2025 तक तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी विभाग, ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल रिसर्च यूनिट, इन सब का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। राजनीतिक संदर्भ। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच AIIMS की लोकेशन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। दरभंगा को देने से मिथिलांचल में भाजपा और जदयू को लाभ मिल सकता है। सहरसा में संस्थान की स्थापना से कोसी सीमांचल के पिछड़े वर्गों और मुसहर दलित समुदायों में असर पैदा किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोनों स्थानों के भूस्वामित्व, परिवहन सुविधा, जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आकलन के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय अब तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। बिहार को AIIMS का दूसरा केंद्र मिलना तय है, लेकिन दरभंगा बनाम सहरसा की यह लड़ाई सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा की नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय विकास की पहचान का सवाल बन चुकी है। महाकांड की फिर से उठी गूंज। बाहुबली नेता की रिहाई के बाद चर्चाएं तेज। बिहार के चर्चित और बहुचर्चित महाकांड की गूंज एक बार फिर से सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में तेज हो गई है। यह वही मामला है जिसमें एक जिलाधिकारी DM की गोली मारकर हत्या और फिर भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। क्या था महाकांड? यह घटना लगभग 2 दशक पहले की है, जब बिहार के एक जिले में जमीन विवाद, प्रशासनिक कार्रवाई और स्थानीय राजनीति के टकराव में तत्कालीन जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें पहले गोली मारी गई और फिर भीड़ ने उन्हें घेर कर पीट कर मार डाला। इस मामले में कई सालों तक सुनवाई चली और अंततः एक प्रभावशाली बाहुबली नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में यह बाहुबली नेता रिहा हो गया है, संभवतः पैरोल या किसी कानूनी प्रक्रिया के जरिए। 19 जून को इस रिहाई की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या यह न्याय के साथ खिलवाड़ है? क्या शक्तिशाली आज भी कानून से ऊपर है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिला? ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर जस्टिस फोरम महाकांड जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग न्यायपालिका की निष्पक्षता और सजा के अनुपालन पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ने इसे बिहार की राजनीति और अपराध के गठजोड़ का एक और उदाहरण बताया है। अभी तक सरकार या न्यायिक संस्थाओं की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। माना जा रहा है कि कुछ संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। महाकांड की यह फिर से उभरी चर्चा बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को लेकर गहरे सवाल खड़े कर रही है। यह स्पष्ट है कि वर्षों बाद भी कुछ जख्म समाज की स्मृति से मिटते नहीं, और जब उनमें राजनीति शामिल हो तो चर्चा फिर तेज हो जाती है। बिहार
आम महोत्सव और स्थानीय गतिविधियों से गुलजार रहा 19 जून। राजनीतिक हलचलों और विकास योजनाओं के बीच बिहार का 19 जून सामान्य जनजीवन से जुड़ी सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के नाम रहा। मौसम में नमी, आम महोत्सव की मिठास और खेल प्रतियोगिताओं की ऊर्जा ने लोगों का ध्यान खींचा। मौसम का हाल। राज्य के कई हिस्सों में हल्की उमस और बादलों की आवाजाही बनी रही। पटना, गया और भागलपुर में तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहा। बेतिया और मोतिहारी में आंशिक बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मॉनसून के पहले असर की संभावना जताई है। आम महोत्सव। पटना के गांधी मैदान स्थित प्रदर्शनी हॉल में बिहार आम महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें लंगड़ा, जर्दालू, दशहरी और आम्रपाली जैसे आमों की प्रदर्शनी और बिक्री रही। किसानों और आम उत्पादकों के बीच तकनीकी सत्र भी आयोजित हुए। मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार ने महोत्सव का उद्घाटन करते हुए आम को बिहार की सॉफ्ट पावर बताया। टेबल टेनिस प्रतियोगिता। बिहार राज्य टेबल टेनिस संघ द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक और बालिका वर्ग के फाइनल में पटना और दरभंगा के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। आयोजकों ने इसे खेलो बिहार अभियान से जोड़ने की बात कही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।